हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आइए, वर्ड पावर सीरीज का सेशन नंबर 6 है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज क्या क्या हम पढ़ेंगे। जी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश। ट्विटर आईडी है @ashwinlko। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है वर्ड मीनिंग्स का। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें। जी, फर्स्ट वर्ड है रैवेनस। पहली बात, रैवेनस की चूंकि आखिर में ओ यू एस है, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ओ यू एस है इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। पॉइंट नंबर 2, अब मीनिंग क्या है रैवेनस का वो पढ़ लेते हैं। रैवेनस का मतलब है जब कोई बहुत ज्यादा भुक्खड़ हो, बहुत ज्यादा जब कोई खाना चाहता हो। देखिए, भुक्खड़ होने का क्या मतलब है, भूखा होना। और कई बार भुक्खड़ होने का मतलब लालची होना भी है। समझ रहे हैं? भूख किसको ज्यादा लगती है, जो बहुत भूखा हो, और किसको ज्यादा लगती है, जो बहुत लालची हो। तो इफ यू आर रैवेनस यू आर एक्सट्रीमली हंग्री। हाँ, मुख्य मीनिंग रैवेनस का यही है कि अगर आप रैवेनस है तो आप बहुत ज्यादा भूखे हैं। ये तो इसका टिपिकल मीनिंग हो गया। लेकिन रैवेनस का एक मीनिंग लालची भी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत भूखा हो, बहुत हड़पी तो होता है ना वो व्यक्ति। तो रैवेनस होने का मतलब है भुक्खड़ होना, लालची होना, भूखा होना। याद कैसे करेंगे? बड़ा ही सरल सा तरीका है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ क्या है। देखिए, रेवेनस को आप क्यों नहीं रावण से रिलेट कर लीजिए। रेवेनस को आप ना रावण से रिलेट कर लीजिए। रावण के 10 सिर होने के नाते वो खूब खाता होगा। ये तरीका है, इसको नेमेनिक्स बोलते हैं। ये एक अप्रोच है। रेवेनस को आप रावण से रिलेट कर लीजिए। रावण का मतलब रावण, जो जिसके 10 सिर, जिसके चलते वो बहुत खाता होगा। तो रेवेनस होने का मतलब है जब आप रावण हैं, इतना खाते हैं एक तरीके से। द बेगर वॉज सो रेवेनस, वो भिखारी इतना ज्यादा भूखा था that he ate all the food offered to him, कि उसने उसको जो भी भोजन दिया गया वो सब का सब वो खा गया। एक और एग्जांपल है, यहाँ ravenous का मतलब है सीधे तौर पे भूखा। यहाँ लिखा है बिकॉज बेयर्स आर टिपिकली मोर ravenous आफ्टर अ सीजन ऑफ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट, जब जानवर जो है साल के 2-3 महीने बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, वो हाइबरनेशन कहा जाता है। कैंपर शुड बी स्पेशली वॉचफुल, मतलब चूंकि जो बेयर्स हैं, भालू हैं, वो हाइबरनेशन के सीजन के बाद ज्यादा भूख उनको लगाती है, ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। इसलिए जो कैंपर्स हैं, जो हिल एरियाज में, वाइल्ड एरियाज में जाते हैं, उनको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अब सिमिलर वर्ड्स में स्टार्विंग हो सकता है, स्टारवेशन से बना हुआ शब्द भुखमरी। हंग्री, वोरेशियस, वोर मतलब होता है खाना। ना मालूम हो तो कहीं लिख लीजिए। वोर का मतलब होता है ईट, इसी से हार्बीवोर्स बनता है, ओमनीवोर्स बनता है। एक्विजिटिव, एक्विजिटिव को आप एक्वायर से भी रिलेट कर सकते हैं। एक्वायर मतलब जब आप किसी चीज को हड़पना चाहते हैं। दूसरा क्यू यू आई से ही रिलेट कर सकते हैं। कोविटस का मतलब भी होता है लालची। मेरे अपने ओपिनियन में एक्विजिटिव, कोविटस, वोरेशियस ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, भूले ना आप। रेवेनस का मतलब क्या हुआ, लालची, जो बहुत भूखड़ हो, भूखा हो, इस तरीके से रेवेनस हो गया। अब अगला वर्ड है पुसी लेनिमस। अब पुसिलेनिमस में भी वही बात, चूंकि आखिर में ओ यू एस आया है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव। अब पुसिलेनिमस का मतलब है डरपोक, एक तरीके से क्या मीनिंग है, टिमिड, डरपोक जिसको कहा जाता है। अब कैसे इसे याद करेंगे आप इसे पूसी से याद कर लीजिए। पूसी बिल्ली, आप मेरी बात समझ गए, आप पूसी बिल्ली, बिल्ली से रिलेट कर लीजिए। बिल्ली का बहुत खूंखा, बिल्ली का बहुत एक प्रकार से बहुत वॉलेंट होती है, या बहुत ज्यादा बहादुर होती है, ऐसा तो नहीं है। आप बेल करोगे तुरंत भाग जाएगी। हाँ, आहट पाते ही वो तुरंत भाग लेती है। कुत्ते को देखते ही वो भाग लेती है। ऐसा करने का क्या मतलब है, डरपोक होना। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, जो तरीका बताया है, इससे निश्चित रूप से ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। पूसी लेनिमस का मीनिंग है डरपोक, जिसके भीतर साहस का बहुत अभाव हो। तो पूसी बिल्ली से रिलेट कर लीजिए, बिल्ली मतलब डरपोक। याद रखिएगा कि कभी कभी ये वर्ड स्पेलिंग एरर्स में भी पूछा जाता है। पुसिलेनिमस, lacking courage and resolution, the pusillanimous girl would not stand up to
स्कूल बुली, बुली करने का मतलब है किसी को एक्सप्लॉइट करना, टॉर्चर करना, चिढ़ाना, शोषण करना, है ना? एक लड़की जो स्वभाव से बहुत शाई होती है, डरी-डरी सी होती है, स्टैंड अप टू का मतलब होता है मुकाबला करना, ये एक फ्रेज़ है, कन्फ्रंट करना, चैलेंज करना एक तरीके से। मुकाबला करना, कन्फ्रंट करना, चैलेंज करना। स्कूल बुली का मतलब है जो लोग एक तरीके से एक्सप्लॉइट करो, चिढ़ाते हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती या नहीं करती थी। The pusillanimous soldier cried because he was scared of the gunfire. दोनों तरफ से बहुत ज्यादा गन फायर हो रहा था। अब कोई सोल्जर स्वभाव से हल्का फुल्का डरा हुआ हो, वैसे तो सोल्जर का मतलब ही है जो निडर हो, लेकिन वो डरा हुआ था तो वो बहुत ज्यादा डर गया गन फायर से। स्केर्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है माइंडेड। फिर सिनोनिम्स में वही सारे वर्ड जो डरपोक के लिए आते हो, जैसे टिमिड, कावर्डली, टिमरस, फियरफुल, एप्रीहेंसिव, डरा हुआ। एप्रीहेंसिव का मतलब डरा हुआ, कई बार सतर्क होता है। जब आप सतर्क हैं तो आप ध्यान रखेंगे कहीं आपको नुकसान ना हो। फिर एंटोनिम्स में वो वर्ड्स होंगे जो बहादुर की संज्ञा देते हो, जैसे फियरलेस, वैलरस, वैलिएंट, रेजोल्यूट, ये सारे वर्ड्स। तो पुसिलेनिमस का मतलब है जो बिल्कुल डरपोक हो। स्पेलिंग एरर्स में भी आता है ये वर्ड, इसलिए स्पेलिंग भी इसकी ध्यान से देख लें। नंबर 3, डिसइंटेंजिबल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा तो लग ही रहा होगा। अगर अच्छा लगता है मेरा हर एक सेशन तो आप प्लीज एनकरेज करें। एनकरेज कैसे करना है? लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हो सके तो कमेंट जरूर दें। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स, तब मैं अच्छे से समझ पाता हूं कि आप कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं, कितना हेल्पफुल है मेरा कंटेंट आपके लिए। डिसएंटेंजल, देखिए पहली बात, डिस प्रीफिक्स, इसका मीनिंग उल्टा होता है। जो इसका मीनिंग होगा इसका उससे उल्टा हो जाएगा। टैंज इज अ रूट वर्ड, मैं यहां लिख रहा हूं। टैंज एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टच करना। आप मैथ्स में जाइए, स्पर्श रेखा जो आप खींचते हैं ज्योमेट्री में, उसे टैंजेंट लाइन बोलते हैं। टैंज मीन्स टू टच। टैंज के बड़े सारे वर्ड्स है, टैंजिबल है, टैंजिबिलिटी है, इंटैंजल है, डिस इंटैंजल है। इंटैंजल का मतलब है दो चीजों को आपस में चिपकाना, टच करना, फंसाना एक तरीके से। जब दो चीजें आपस में चिपकेंगी, टच करेंगी तो वो फंसना भी तो हुआ। और अगर आप भावार्थ में देखें तो इंटैंजल मतलब उलझा देना, मिला देना हो जाएगा, है ना? किसी चीज से किसी दूसरी चीज को लपेट देना, बांध देना हो जाएगा। तो डिसइंटेंजिबल क्या करेगा? अलग कर देगा, टच नहीं करेगा। जैसे मैग्नेट्स को जब पास में लेके आइए, दो पीसेस ऑफ मैग्नेट को, तो कभी कभी चिपक जाते हैं, ये अट्रैक्शन है, ये इंटेंजिबल होना उनका है। और कभी कभी वो दूर भाग जाते हैं, जिसको रिपल्शन बोलते हैं, ये डिसइंटेंजिबल हो सकता है। तो फ्री करना, अलग करना, ये इसका स्वाभाविक मीनिंग हो गया, अलग करना। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, from something undesirable or problematic, which means what? Which means disintangible is a positive word. कैसा word है disintangible? पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि जब लिखा है किसी अनडिजायरेबल या प्रॉब्लमेटिक चीज से खुद को अलग करना, तो सकारात्मक तो हुआ ही। फॉर सेवरल मिनट्स द फ्लाइट ट्राइड टू डिसइंटेंजिल इटसेल्फ फ्रॉम अ स्पाइडर वेब। कोई मक्खी जो है स्पाइडर वेब में फंस जाती, मकड़ी के जाले में फंस जाती, तो वो क्या कोशिश करेगी? फड़फड़ाएगी, बार बार कोशिश करेगी कि वो अपने आप को अलग कर ले जाए। तो डिसइंटेंजिल करने की कोशिश वो कर रही थी। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसइंटेंजिल फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन इन व्हाट शी इज सेइंग। मतलब कोई कुछ कह रहा है, अब उसमें सच भी है, असत्य भी है, झूठ भी है, सच भी है। तो कोई ये कहना चाह रहा है कि जो वो कह रही है उससे सच्चाई को अलग करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, उससे सच्चाई को अलग करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अगला वर्ड है, सॉरी, सिनोनिम है अनरेवल, अलग करना, एक्सट्रिकेट, बंधन मुक्त करना। एक्सट्रिकेट का वास्तविक मीनिंग होता है जैसे कोई कीचड़ में फंस गया हो, दलदल में फंस गया हो, तो उससे बाहर निकालना। फिर सेपरेट, सेग्रीगेट, अनट्वाइन, है ना? ट्वाइन का मतलब होता है मिला दे, जैसे ट्विस्ट नहीं होता स्टोरी में। ट्विस्ट आएगा तो चीजें फंसाएंगे आपको ना, कि ट्विस्ट आएगा तो चीजें आपको सुलझा देंगी। तो ऐसे ही अनट्वाइन हो जाएगा, अलग करना। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब होता होगा फंसाना, मिलाना, जैसे इंटेंजिबल, डिसइंटेंजिबल का ऑपोजिट, इन्वॉल्व हो गया, एंटवाइन हो गया, है ना? किसी चीज को फंसा देना तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है।
होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगला वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई एफ वाई लगे होने की वजह से वर्ब है। ये बात मैं पीछे बताना भूल गया आपको। ये देखिए, डिसएंटेंजल एक वर्ब है, रेक्टिफाई एक वर्ब है, एफ वाई लगे होने की वजह से ये वर्ब है। जैसे एक वर्ड होता है प्योरीफाई, वर्ब है, मॉडिफाई वर्ब है, समझ रहे हैं? तो ये सब का सब क्या है? वर्ब है। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है जो कमियां हो उनको दूर करना, मतलब चीजों को सुधारना, सही करना जिसको कहा जा सकता है। तो रेक्टिफाई का मीनिंग आपने क्या पढ़ा? रेक्टिफाई का मीनिंग है सही करना, सुधारना, जो कमियां हो उन कमियों को दूर करना। कैसे याद करेंगे? अगर आप समझदार हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कमजोर है तो जरूर आपको सपोर्ट चाहिए। जैसे रेक्ट से मिलता एक वर्ड होता है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सही, सच। मतलब अगर आपके भीतर रेक्टिट्यूड है तो आप हमेशा वही करोगे जो न्याय संगत है, जो जस्ट है, जो ऑनेस्ट है, उसी काम को करोगे। अ पर्सन ऑफ रेक्टिट्यूड, भेदभाव नहीं करोगे। अब रेक्टिफाई को का मीनिंग है सुधारना। कैसे याद करेंगे? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो सुनिए। आप क्यों नहीं करेक्ट और रेक्ट को एक पास ले जाते? ले जाइए ना, करेक्ट रेक्ट। आपको करेक्ट में रेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बोलिए करेक्ट रेक्ट, करेक्ट रेक्ट। लो, करेक्ट का मतलब होता है सही करना, सुधारना। रेक्ट का मतलब भी हो जाएगा सही करना, सुधारना। सो करेक्ट द फ्लॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमियों को दूर करना। फिर एग्जांपल देखिए, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्कड क्विकली टू रेक्टिफाई द बग। बग का मतलब होता है जैसे सिस्टम में कुछ मैल फंक्शनिंग हो रही हो, ठीक से सिस्टम काम ना कर दो, बग्स कही जाती, एरर्स जिसको आप कह सकते हैं सरल शब्दों में। दैट वाज डिलीटिंग यूजर अकाउंट्स। एक एरर आ गई, एक वायरस आ गया, एक बग आ गई जो कि यूजर अकाउंट्स को डिलीट कर रही थी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तुरंत उस बग को पकड़ा और रेक्टिफाई कर दिया एक तरीके से। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, सिंस द जर्नलिस्ट वाज रॉन्गली imprisoned for 10 years। मतलब किसी जर्नलिस्ट को 10 साल की जेल की सजा सुना दी जाती, वो भी गलत, रॉन्गली उसे इम्प्रिजन कर दिया जाता है। द स्टेट गेव हिम $5 million टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक। स्टेट ने उसको $5 million की मदद दी ताकि वो किसी प्रकार से अपनी कमी को, गलती को सुधार सके, भूल को सुधार सके। करेक्ट, फिक्स, रिपेयर, रिफाइन, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स एक तरीके से। तो रेक्टिफाई मतलब होता है चीजों को सही करना, दूर करना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है इम्पर्सनेट। देखिए इम्पर्सनेट वर्ड के आखिर में, इम्पर्सनेट वर्ड के आखिर में टीई लगा हुआ है। टीई लगे होने से ये एक वर्ब है। इम्पर्सनेट, ध्यान से देखिए, पर्सन व्यक्ति, ध्यान से देखिए ना, पर्सन व्यक्ति जो आप हैं, जब आप इम्पर्सनेट करते हैं तो वो व्यक्ति बन जाते हैं जो आप नहीं है एक तरीके से। मतलब कोई व्यक्ति है चोर और बना घूम रहा है पुलिस वाला, कोई व्यक्ति है लड़का और बना टहल रहा है लड़की, एक तरीके से, समझ रहे हैं? इम्पर्सनेट करने का मतलब होता है अपना हुलिया बदल लेना और दूसरा व्यक्ति बनने का नाटक करना, ढोंग करना जिसको कह सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो कम देखा है मैंने, ये क्लोज टेस्ट में फिलर्स में बहुत पूछा जाता है। जैसे डिसइंटेंजिबल, फिलर्स में बहुत पूछा जाता है। टू डिलिबरेटली एक्ट, जानबूझकर, एक्ट और अपीयर लाइक समवन एल्स, जानबूझकर किसी और के जैसा दिखना, जानबूझकर किसी और के जैसा दिखना। एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंज मैन डिसाइडेड टू इम्पर्सनेट अ पुलिस ऑफिसर। एक अजनबी व्यक्ति ने यह तय किया कि वो एक पुलिस ऑफिसर बन के घूमेगा, सो दैट ही कुड पुल ओवर अनसस्पेक्टिंग ड्राइवर्स। पुल ओवर का मतलब होता है वसूली करना, डांटना, फटकाना, एक तरीके से, समझ रहे हैं? हड़की में लेना जिसको कहा जा सकता है, पुल ओवर। किसको पुल ओवर कर सके? अनसस्पेक्टिंग ड्राइवर्स। ध्यान से देखिएगा, सस्पेक्टिंग ड्राइवर्स वो होते हैं जो संदेह की निगाह से सबको देखेंगे। अगर आप संदेह की निगाह से देखेंगे तो उसका फायदा क्या है कि आपको कोई चीट नहीं करेगा। पर अगर आप अनसस्पेक्टिंग है तो आप बड़े इनोसेंट है, आप ध्यान ही नहीं देंगे कि कोई गलत भी हो सकता है। एंड रॉब देम ऑफ मनी, और उनसे पैसे ऐंठ लेने की कोशिश में था वो।
समझ रहे हैं? एक अजनबी व्यक्ति एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और वो ये सोचता है कि ऐसा करके वो जो भी सीधे साधे लोग हैं उनकी खिंचाई करेगा, है ना? और उनसे पैसा ऐंठेगा एक प्रकार से। आई कैन सक्सेसफुली इम्पर्सनेट माय बॉस वॉइस। मैं सफलतापूर्वक अपने बॉस की आवाज को इम्पर्सनेट कर सकता हूँ। मतलब मैं वैसे बोल सकता हूँ जैसे कि मेरे बॉस बोल सकते। वैसे तो किसी की आवाज की नकल करने के लिए इम्पर्सनेट नहीं होता, इमिटेट ज्यादा वर्ड है। लेकिन कोई व्यक्ति ही बन के घूमना वो इम्पर्सनेट होता। पर्सन बन जाना, आप जो है नहीं वो। इमिटेट करना, मास्करेड, मास्करेड को मास्क से रिलेट करिए, मास्क मुखौटा, आप हैं कुछ और दिखेंगे कुछ और। मिमिक को मिमिक्री से रिलेट कर लीजिए। तो ये थे आज के सेशन के वर्ड मीनिंग्स के 5 वर्ड्स। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मुझे सेपरेटली बताएं कि जो वर्ड मीनिंग का सेक्शन है वो कैसा लगता है आपको। अब सेकंड पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, फटाफट इसे भी पढ़ लेते हैं। पहला फ्रेज है अस्वान सॉन्ग। स्वान आपको दिख रहा है, हंस को बोलते हैं, जानते होंगे। स्वान हम हंस को बोलते हैं, सॉन्ग मतलब गीत। कहा जाता है कि हंस जब मरने वाला होता है, बिफोर इट इज अबाउट टू डाई, वो गीत गाता है। ये है एक मिथ है, माइथोलॉजी में है कि हंस जो है मरने से पहले गीत गाता है। अगर हंस गीत गा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु तय है। यहीं से स्वान सॉन्ग का मतलब हो गया किसी व्यक्ति की आखिरी रचना, उसकी आखिरी कृति, उसकी आखिरी मूवी, उसका आखिरी गीत। समझ रहे हैं? माफ करिएगा। लास्ट क्रिएशन ऑफ एन आर्टिस्ट, किसी कलाकार की आखिरी रचना को कहा जाता है स्वैन सॉन्ग। होपफुली समझ में आ गया होगा। किसी व्यक्ति की, किसी कलाकार की आखिरी रचना जो है स्वैन सॉन्ग कही जाती है। जैसे कामायनी वाज द स्वैन सॉन्ग ऑफ फेमस हिंदी राइटर जयशंकर प्रसाद साहब की आखिरी रचना थी। इनफैक्ट इसी रचना के बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो वो एक स्वैन सॉन्ग हो गया। जैसे जब तक है जान मूवी यश चोपड़ा साहब का स्वैन सॉन्ग था, या ट्यूबलाइट मूवी जो है ओमपुरी साहब का स्वैन सॉन्ग था। एक तरीके से आखिरी रचना किसी भी लेखक की, कवि की, या गीतकार की, संगीतकार की, कलाकार की आखिरी पेशकश, आखिरी रचना स्वैन सॉन्ग कही जाती है। हंस से रिलेट कर लीजिए, उसका गाना मतलब उसका मर जाना। ब्रेक अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली को मारना, वो भी किस पे? पहिए पे। अरे जांग पहिया, तितली को मारने के, अरे ऐसे ही मसल दो तितली मर गई। आप पहिए पर, पहिया मतलब मजबूत चीज ना सर, स्टेयरिंग पे, पहिए पे, लकड़ी पे, जमीन पे, ये कौन सा तरीका है? मतलब आप एक बटरफ्लाई को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो भी पहिए पर, तो ये कहीं से बेहतर तो नहीं है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ब्रेक अ बटरफ्लाई ऑन अ व्हील का मीनिंग क्या हुआ? मतलब किसी छोटे से काम को करने के लिए बहुत बड़ी चीज को लगाना। जैसे आपको वो कृष्णा का वो प्रसंग याद है, जब एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए पूतना को भेजा गया और तमाम राक्षसों को भेजा गया। तो उस वक्त एक तरीके से हंसने की ही तो बात होगी कि एक नन्हे से बालक को मारने के लिए इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं। इट इज लाइक ब्रेकिंग अ बटरफ्लाई ऑन अ व्हील। अब कौन जानता था कि वो बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं है? है ना? सो अप्लाई एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फोर्स टू अचीव समथिंग अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। किसी छोटे से काम को करने के लिए बहुत बड़ी ताकत को लगा देना, जिसको कहा जाता है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स एंड आर्टिलरी बॉम्बिंग ऑन द टाउन टू वाइप आउट अ टिनी फैंग। वाइप आउट का मतलब है खात्मा करना, सफाया करना। वाइप आउट वाइपर से बना है। वाइपर किस लिए होता है? गंदगी को दूर करने के लिए। अ टिनी फैक्शन, फैक्शन मतलब होता है दल, जत्था। टिनी मतलब छोटा। ऑफ रिबल्स, रिबल्स बोलते हैं बागियों को, विद्रोहियों को कहते हैं। इज टोटली अनजस्टिफिएबल। मतलब सरकार का ड्रोन स्ट्राइक्स का प्रयोग करना, वो भी छोटे छोटे, एक छोटे से दल को वाइप आउट करने के लिए, ये कहीं से जस्टिफिएबल नहीं है। हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील? ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करता एक प्रकार से। अब बेकर्स डजन, बेकर्स डजन में गिनिएगा। डजन का मतलब 12, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 12, और ये क्या है? 13। तो बेकर्स डजन का मतलब है संख्या में 13, संख्या में 13। किसी भी व्यक्ति से दर्जन भर कोई चीज खरीदी, चूड़ी कोई महिला मान लीजिए खरीदती है,
कोई भी चीज दर्जन भर जैसे खरीदेगी जिस तो वो एक संख्या बढ़ा करके रखते हैं। आप गौर करिए, दिवाली के समय जब आप दिए खरीदते हैं तो आपने कहा मुझे 50 दिए चाहिए, तो 50 काउंट करने के बाद व्यक्ति कम से कम एक दिया और बढ़ा देता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे तो दर्जन का मतलब है 12, लेकिन जो बेकर का डज़न है, बेकर वो जो बेकिंग कर रहा है, जो फूड पेस्ट्रीज ये सब बना रहा है, ये बेकरी प्रोडक्ट है, तो वो जब 12 देगा तो एक बढ़ा करके देगा कि कहीं कुछ खराब ना हो। ये एक कल्चर है, कर्टसी इसको कहा जाता है। तो संख्या में 13 जिसको कहते हैं। When Jacob went to bakery to buy donuts for office, he made sure to get a baker's dozen so that he could sneak one to eat on the way back to work. ताकि वो वापस जब जा रहा हो ऑफिस तो रास्ते में एक चुरा सके। उसने ये कोशिश की कि 13 मिल जाए ताकि वो एक को चोरी कर सके और उसे वो खा सके, जिसको कहा जा सकता है। जी, तो बेकर्स डॉजन का मतलब क्या हुआ? संख्या में 13। बड़ा ही सरल है समझना इसे। कूल एज अ कुकुम्बर, पहली बात आप रिलेट करिए, जब ये ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो एज, तो वही मीनिंग आता है जो मीनिंग यहां लिखा हुआ हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा? कूल यानी कि शांत। तो कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब है जो शांत स्वभाव का हो, जो बेवजह टेंशन ना पाल। तो जैसे मैं एक फ्रेज लिख रहा हूं, एज हार्ड एज नेल्स। अब इसका मीनिंग है सख्त। इस फ्रेज का मीनिंग हो गया सख्त। हार्ड का मीनिंग तो सख्त होता ही है, ये फ्रेज बन गई, इसका मीनिंग हो जाएगा सख्त। ये कंपैरिजन जो होता है ना एज लगा करके, वो यही दिखाता है। जैसे यहां पर एक एज लगा हुआ, आगे लगा दो ऐसे, एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो शांत, खीरा, कुकुम्बर किसका मीनिंग है? खीरा। खीरा ठंडा होता है, शांत होता है, तो बस। तो जो शांत होगा, ये देखिए जो पिक्चर बनी हुई आप देख रहे हैं, कोई कुकुम्बर की पिक्चर बनी हुई गोवा बीच पर है, तो क्या है? मौज मस्ती कर रहा है, शांत है, मस्त है। द पॉलिटिशियन केप्ट कूल एज अ कुकुम्बर थ्रू आउट द इंटरव्यू विद द अग्रेसिव जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट बड़ा ही अग्रेसिव होकर के पॉलिटिशियन से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, दुनिया भर के सवाल पूछता है, लेकिन पॉलिटिशियन इस बात को मेंटेन करता है कि उसे शोर शराबा नहीं करना है, उसे शांत ही रहना है एक प्रकार से। हाँ, नंबर 5, ऑल रोड्स लीड टू रोम। सभी सड़कें, सड़क क्या है? सड़क एक जरिया है जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा। और लीड टू कहां तक लेके जाएगा? रोम। रोम एक शहर का नाम है, एक दुनिया का बड़ा अच्छा शहर है। रोम को आप डेस्टिनेशन समझिए। आपको आपके घर जाना है, आपको आपके गांव जाना है, शहर जाना है, वही रोम है ना, वही दिल्ली है, वही लखनऊ है, वही आपका गांव है। तो सभी सड़कें जो है मंजिल तक जाती हैं। किसी भी कार्य को करने के कई बार तमाम तरीके होते हैं, तो वहां पर ये फ्रेज इस्तेमाल की जाती है, दैट ऑल रोड्स लीड टू रोम। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि ये जो जितने भी धर्म हैं, 8, 10, 12, 15, आई डोंट नो, ये सारे धर्म जो हैं एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, है ना? और ये सारे धर्म जो हैं एक तरीके से ईश्वर की प्राप्ति का जरिया है। वो तो बीच के जो लोग हैं, है ना, जो रॉन्ग कॉल कर देते हैं, वो उन्होंने सब कुछ बहुत स्पॉइल कर दिया है। तो ऑल रोड्स लीड टू रोम का मतलब क्या है? कि आप घर पहुंचने के तमाम रास्ते हैं, मंजिल तक जाने के तमाम रास्ते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट रूट्स टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। All roads lead to Rome. So whether you draw from top or from the bottom, it will give you the same drawing. जैसे एक पिक्चर है, आप चाहे यहां से बनाओ ऐसे आदमी को, या आप ऐसे ऐसे बनाओ, बनेगा आदमी ही, है ना? अगर some people have to memorize while others can remember by just going through it once. In the long run, all roads lead to Rome. कुछ लोग कुछ याद करने के लिए बार बार या दोहराते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक बार पढ़ के ही जान जाते हैं और इन्हें याद भी रहता है। तो अलग अलग तरीके हैं सफल होने के। अंतोगत्वा ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो ये था आज का सेशन। होपफुली आप सबने आज के सेशन को भी बाकी सेशंस के जैसे ही एंजॉय किया होगा। कैसा लगा मेरा ये आज का सेशन, मुझे जरूर बताएं। आपने अपने प्रेशियस कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।